बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सारा दिन ही हमारी स्क्रीन्स और तमाम टेलीविज़न नेटवर्क्स पर और पूरी दुनिया के नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे जो आपको सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी नज़र आई वो इसराइल की जारियत थी। ईरान के ख़िलाफ़ एक इतनी बड़ी कार्रवाई इसराइल ने की है। इस कार्रवाई का वक्त क्यों अहम है? नेतन्याहू को क्यों लगता है कि ये वाहिद विंडो थी, अपॉर्चुनिटी थी ईरान पर इस तरह के हमले की? ईरान का रद्द अमल कैसा होगा और क्या अमली तौर पर ईरान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो एक बड़ा रद्द अमल और बड़ी जवाबी कार्रवाई करे? जो इतना नुकसान हुआ इसराइल का, एक बड़ा हमला था, आर्मी चीफ समेत उनके 4 आला फौजी अफसरान और 6 जोहरी साइंसदान शहीद हुए। और एक मरहले के बाद फिर दूसरे मरहले में दोबारा इसराइल ने नेतन्स में ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीबात और तब्रेज़ एयरपोर्ट पर भी हमले किए। उससे पहले हमने देखा कि शिराज में हमले जो हैं वो जारी थे। तो ये जो फ़ौजी तनसीबात को, दिफाई तनसीबात को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, पहले तो अमेरिका ने अपने हाथ झाड़े और इस सारी कार्रवाई से ख़ुद को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट की, तो जैसे आप कहते हैं ना कि आप चेहरे से मास्क उतार देते हैं और आप खुली धमकी देते हैं। कैसे मुल्क को धमकी देना जिसके खिलाफ जारियत हो रही है, जिसके खिलाफ एक खुली जारियत बार बार इसराइल कर रहा है। इसराइल को कंडेम करने के बजाय सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी आमेज़ लहजा अपनाया और ये कहा कि ये आखिरी वार्निंग है, अभी भी आपके पास यही वक्त है कि आप डील को साइन करें, वरना इससे ज़्यादा तबाही हो सकती है और जो ईरानियन एम्पायर है वो सफ़ह हस्ती से मिट सकता है अगर आप ये नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही साथ उन असलहे और हथियारों की भी धमकी दी ईरान को जो उनके ख्याल में लीथल और ब्रूटल असलहा है, जो वो बनाते हैं और इसराइल के पास उसका बहुत सारा हिस्सा मौजूद है। तो इन अ वे ये कन्फेशन है इस कार्रवाई में साथ खड़े होने का, सपोर्ट करने का। दूसरी जानब ईरान के साथ कौन खड़ा है? ईरान के साथ मुज़म्मती बयानात और सॉलिडारिटी के बयानात तो खड़े हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या ईरान का कुछ साथ दे सकता है या नहीं दे सकता? लेकिन जो सबसे बुनियादी सवाल है, जो बार बार लोग पूछ रहे हैं और आपके जहनों में भी होगा, वो यही है कि क्या ये खित्ता एक फुल फ्लेज, पूरी जो स्केल की जंग होती है उसकी तरफ जा रहा है? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये जो टाइमिंग है इस हमले की, इस खित्ते में अगर आप गज़ा की तरफ देखते हैं, इसराइल की जारियत को किसी ने नहीं रोका और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे नत्ते फ़लस्तीनियों को जिस तरह से उनका कत्लेआम किया जा रहा है, जो जिनोसाइड है, जो नस्लकुशी हो रही है, उस पर किसी ने नहीं रोका। और ऐसे लगता है कि इसराइल को ना रोकना उसकी आशीर्वाद के मुतरादिफ है, क्योंकि गज़ा, लेबनान, यमन, शाम और ईरान, हर एक मुल्क जहाँ से भी उसको लगता है कि एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है उसकी तरफ वो जारियत करता है और अमली जारियत करता है, निडर होके, बगैर किसी रुकावट के और बगैर किसी शर्म के। तो आज के प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। जी, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करें, पाकिस्तान का मारूफ नाम है, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, GTV पे हमारे कुलीग भी हैं, अमीर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया अमीर साहब, आप तशरीफ़ लाए। कंदील अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं मशरिक़ वुस्ता के उमूर के। कंदील साहब बहुत शुक्रिया। अहमद हसन अरबी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं और मशरिक़ वुस्ता के मामलात पे गहरी निगाह रखते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, आपकी इजाज़त से मैं कंदील अब्बास साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, जो कशीदगी है, अब ये कशीदगी से शायद लफ्ज़ आगे का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो खुली जंग मुसल्लत करने का मामला है। तो इसराइल बार बार जारियत कर रहा है, ईरान के पास रद्द अमल के लिए ऑप्शंस क्या हैं? लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि क्यों ये जारियत की गई है? क्या वाकई जो बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट है या जो मोसाद की रिपोर्ट है एटमी प्रोग्राम के हवाले से वो बुनियाद बनी है, या ये रिपोर्ट एक बहाना बना है? देखिए तंजीला, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं, ये ना कशीदगी है ना जंग है, बल्कि उससे भी बड़े लेवल का एक काम हो रहा है। और वो वजह ये है कि अमेरिका इस वक्त इलाकाई और आलमी निज़ामों को रीडिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये वो कोशिश है जो अमेरिका ने बाइपोलर सिस्टम या सर्द जंग के बाद शुरू की थी, लेकिन दुनिया ने अमेरिका की बात नहीं मानी और अमेरिका तो ये चाह रहा था कि यूनिपोलैरिटी की तरफ दुनिया का निज़ाम चला जाए, जिसमें टॉप ऑफ द पोल सिर्फ अमेरिका बैठा और पूरी दुनिया के हुक्मरान अमेरिकन गवर्नर्स की हैसियत से काम करें। लेकिन जाहिर है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से अमेरिका को रेजिस्टेंस आई और यूनिपोलैरिटी की बजाय हमें मल्टीपोलैरिटी
की तरफ दुनिया जाती नजर आई। लेकिन इस वक्त जो इकदाम अमेरिका ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, यानी मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका की प्रॉक्सी है वो इसराइल है, इनके जरिए जो काम शुरू किया है, इससे नजर आ रहा है कि अब नया जो निजाम होगा उसमें अमेरिका अपनी मर्जी का टिट फॉर टैट वाला सिस्टम बनाएगा, जिसमें यूनाइटेड नेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी, जिसमें आलमी इदारे अमेरिकी मफादात के लिए काम करेंगे और आलमी और इलाकाई निजामों को मोदी और नेतन्याहू जैसे साइकोपैथ लीडर्स के हवाले कर दिया गया है। यानी आप देखें साउथ एशिया में जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो मोदी के साथ है, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इजराइल और नेतन्याहू के साथ है। अब इन दोनों का जो किरदार है, यानी साउथ एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए और अमेरिका की हुक्मरानी को यहाँ पर कायम करने के लिए मोदी अपना किरदार अदा कर रहा है, जबकि नेतन्याहू वहां पे वो किरदार अदा कर रहे हैं मशरक वुस्ता में। तो आप दोनों की जंगी हिकमत अमली आपने देख ली कि बिल्कुल सेम है और ब्रूटल है। इसमें अमेरिका उनके पीछे खड़ा हुआ हमें नजर आ रहा है। इस वक्त जो कुछ ईरान के साथ हुआ है, मैं समझता हूँ ये एक्सपेक्टेड था और ईरान ने तजवीज़ ये दी थी कि आप अगर मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आए, ईरान भी उसको खत्म करता है और न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट के ऊपर हम चले जाते हैं कि बिल्कुल मिडिल ईस्ट में किसी के पास ये पावर हो ही ना, इंक्लूडिंग इजराइल। अच्छा, मैं इस पे आती हूँ कि हाँ, ये मैं आती हूँ कि जो दोहरे मेयार की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आप इक्वली दो मुल्कों को देखते भी नहीं है, क्योंकि जौहरी हथियार तो मशरिक़ वुस्ता में इसराइल के पास है। अमीर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ग्रेटर गेम है, शायद इसको एक आइसोलेशन में एक झारियत की कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि एक्शन ऐसा है कि शायद ये एक मुनज़्ज़म कार्रवाई है। और अगर आप देखें कि इसराइल जैसे जो कुछ गाज़ा में कर रहा है, जैसे उसने यमन को, लेबनान को चैलेंज किया, जैसे जो कुछ शाम में हमने होता हुआ देखा है, आपको लगता है कि ये वाकई एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे चलते हुए कोई ग्रेटर गेम जो है वो खेली जा रही है? देखिए, एक तो जो ग्रेटर इसराइल का तस्वुर है जिसमें पूरी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जो इराक, मिस्र, शाम, ये सारा खित्ता, उसमें उर्दन तक उसमें शामिल होगा और वो जारी बात है ईरान की सरहद तक वो पहुँच जाएगा। ये अभी तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल के रास्ते में अगर कोई वाहिद मुस्लिम रियासत अगर कोई खड़ी है बरमला खुल के, और जो उसके वजूद को, वेरी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करती है जी, वो ईरानी रियासत है। और उनकी स्टेट पॉलिसी है कि उन्होंने फ़लस्तीन के इशू को हाईलाइट करना है और उन्होंने इसराइल के वजूद को, वो तो अलग कहते हैं कि इसराइल का वजूद जो है ये नापाक है, इसको ख़त्म होना चाहिए। वैसे तो हम पाकिस्तान में भी कहते हैं और भी मुल्क बात करते हैं, लेकिन जिस तरह ईरान ने अपने जो सपोर्टिंग आर्म्स हैं, जिस तरह हिज़्बुल्लाह था, यमन है, शाम है, उसने पूरी तरह से इसराइल को टफ टाइम दिया। ये मसला है इसराइल के लिए, एक अमली रेजिस्टेंस थी, एक मज़ाहमत थी जो अमली थी इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। अभी सुबह से लोग कह रहे हैं कि जी बस अब तो ईरान गया, अब ईरान ख़त्म हुआ। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ये किसी ने कहा हो कि ईरान ख़त्म हुआ है। कई ऐसे मौक़े आए हैं 1979 के बाद से जब इससे ज़्यादा खौफनाक हालात है, तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं है जो सुबह से हो रहा है ईरान के साथ। उस वक्त भी लोग कहते थे कि ईरान ख़त्म हो जाएगा। मसलन जैसे ही 79 के रेवोल्यूशन के बाद जो इनकी पहली पार्लियामेंट बनी, उस पहली पार्लियामेंट को बम से उड़ा दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि एक मुल्क इनकलाब के उस बहरान से और रस्साकशी से निकला हो, और इस्तेहकाम की तरफ जाने का पहला कदम उठाया, चीफ जस्टिस उसमें उड़ा दिया गया, उसमें 70 के करीब को पार्लियामेंटेरियंस उड़ा दिए गए। कहा लोगों ने कहा ख़त्म ईरान। हमारे यहाँ ये उस ज़माने के अखबारात तो अगर आप निकालें तो बड़ी बड़ी सुर्खियाँ थी, ईरान गया, लेकिन ईरान सर्वाइव कर गया। फिर अगले ही साल 1980 में शायद सद्दाम ने 8 साल की जंग मुसल्लत कर दी। उसमें जो मिनिमम हमें फिगर मिलती है वो 2.25 लाख सिर्फ ईरानियों की उसमें अब 2.25 लाख सिर्फ ईरानी, इराकी तो जारी बात उनकी भी हुई। बाज़ जो आपके वेस्टर्न मीडिया जैसे BBC है, उसने 10 लाख ईरानियों की अब बात बताई है। द गार्डियन ने 5 लाख तादाद बताई, लेकिन कम अज़ कम 2.25 लाख। वहाँ 2.25 लाख लोग मर गए। आज तो अभी तक सुबह से 50-60 हम बात हुई है। लोगों ने कहा ईरान ख़त्म हो जाएगा। 8 साल की जंग, ईरान सर्वाइव कर गया। फिर सैंक्शन शुरू हुई। अब तक तकरीबन $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से हो चुका है ईरान को। जब सैंक्शंस लगना शुरू हुई, लोगों ने कहा ईरान ख़त्म हो गया। देखिए, उस कौम में एक रेजिलियंस है। वो कौम कहती है कि हम मुसलमान बाद में, पहले ईरानी हैं। अगर आप किसी ईरानी से मिले ना, उससे पूछें, उससे अगर आप कॉन्वर्सेट करें, वो कहेगा कि इस्लाम यहाँ बाद में आया था, मैं पहले ईरानी हूँ। मेरी तारीख प्रेस पुलिस तख्त जमशीद से शुरू होती है।
बाद में मैं मुसलमान हुआ ना, बाद में इस्लाम यहाँ पे आया। हाँ, which makes sense। मैं तो इस्लाम आने से भी 1000 साल पहले यहाँ की रियासत, धरती जो है वो है, ठीक है। उनके अंदर एक नेशनहुड है, उन्होंने एक स्टांस लिया है, और बावजूद इसके कि अमेरिका ने, यूरोप ने हर दर्जा कोशिश की कि उनकी सोसाइटी को चेंज कर दें। वहाँ जो लोग ईरान के इनकलाब के खिलाफ बोलते हैं उनको पिक करके और उनको ऑस्कर के लिए लेके जाया जाएगा, उनको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया जाएगा, उनको कोई और नोबेल प्राइज देने की। हाँ, वो नॉन टैक्टिस जो हैं, जो आप अपने किसी समाज को कमजोर करने के लिए। लेकिन अच्छा, मैं वापस आती हूँ आपके पास भी, और आपसे और डॉक्टर कंदील से, दोनों से मैं पूछूंगी, जो जिस रेजिलियंस का आप जिक्र करते हैं, ये रेजिलियंस वर्सेस एक रियलिटी है ना, कि आपकी फौजी ताकत कितनी है आज के ज़माने में। जाहिर है आपने रियलिस्टिकली जंग एक लड़नी है। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, उस पर भी आती हूँ मैं। लेकिन हसन अरबी साहब, आपसे भी मैं पहले यही पूछना चाहती हूँ कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसे अमीर साहब कह रहे हैं और कंदील साहब की एक्सपेक्टेड था, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार बार जो हैं इसकी वार्निंग दे रहे थे, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगरचे ईरान अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात में इंगेज नज़र आते थे, लेकिन फिर भी ये आज की जो कार्रवाई है ये कितनी बड़ी है, इसके क्या असरात होंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो ईरान और इसराइल के दरमियान में इस वक्त एस्केलेशन हो रही है, जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, और वो जो अटैक है उसको आपको लार्जर कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। इसराइल का क्लियर ऑब्जेक्टिव रहा है, जब से इसराइल बना है, इवन बनने से पहले से भी, थियोडोर हर्जल के ज़माने से, यानी 1895 से लेकर इसराइल का एक ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट और एजेंडा रहा है। और ये प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल को ऑफिशियली इसराइल ने 1984 में अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया, ऑडिट यीनॉन प्लान के तहत। और उस यीनॉन प्लान का जो 84 का डॉक्यूमेंट था, उसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ था कि हमने सीरिया को भी छोटी छोटी केओटिक पॉकेट्स में तब्दील करना है, और हमने ईरान के ऊपर भी कब्जा करने के लिए ईरान को भी हमने डिसइंटीग्रेट करना है। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इसराइल क्योंकि बहुत हाइपर वेंटिलेटेड तरीके से, स्पेशली पिछले 3-1 साल से, ग्रेटर इसराइल के प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए बावला हो चुका है। गाजा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है, जो सीरिया के अंदर उसने जो हुकूमत को डिसमेंटल किया, रियासत को सीरिया की डिसमेंटल किया, और फिर उसके बाद लीबिया, लेबनान के अंदर, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरीके से इसराइल एक दहशतगर्दी करवा रहा है, तो ये क्लियर जो ईरान के साथ हो रहा है वो वाजे एक इशारा है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल के प्लान को अचीव करने के लिए अब ईरान को डिसइंटीग्रेट और तबाह करने की कोशिश कर रहा है, और इसको इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना चाहिए। और जहां तक खित्ते में कशीदगी का ताल्लुक है, तो जी ये जो इस दफा इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, उनके जो सीनियर आर्मी लीडरशिप है उसको टारगेट किया गया है, और फिर जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको टारगेट किया गया। ये शायद अब तक की सबसे बड़ी एस्केलेशन है, और इसके बाद खित्ते में कशीदगी ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। सबसे बड़ी एस्केलेशन भी है, लेकिन जाहिर है जो मुमकिन अब रद्द अमल हो सकता है। पहले हसन, अगर आप बता दें, अहमद हसन साहब, के जो ईरान का मुमकिन रद्द अमल है उस पे जाहिर है दो तरह की राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिस्ट्रेन शो करेगा ईरान। आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो अगर कार्रवाई नहीं करेगा जवाबी, और इसराइल के हमले जैसे हम बात कर रहे हैं, उस वक्त भी खबरें आ रही हैं कि इसराइल तो मजीद करेगा हमले। नेतन्याहू ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि तब तक हमले रहेंगे जब तक थ्रेट जो एलिमिनेट नहीं हो जाता। देखें, अभी तो ईरान, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट ईरान्स रिटेलिएशन। जो ड्रोन्स उन्होंने भेजे उसके बारे में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो शायद जॉर्डन से आगे नहीं जा सके। और बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर लॉन्च किए हैं ईरान ने, वो इसराइल में कहाँ पे जाके हिट करते हैं, किन शहरों को हिट करते हैं, डिटर करने में कामयाब होते हैं या नहीं, उनके टारगेट्स क्या हैं। ये बहुत सारे अभी क्वेश्चन मार्क्स हैं ईरान के रिस्पॉन्स को लिए। ईरान की रिटेलिएशन अगर स्विफ्ट होगी, पावरफुल होगी, एक सेट प्रिंसिपल है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वॉर का, कि अगर ईरान की रिटेलिएशन ताकतवर होगी, ब्रूटल होगी इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल को डिटर करने में वो कामयाब हो जाएंगे। और इसराइल का जो दूसरा अटैक होगा, क्योंकि इसराइल ने अटैक करना ही करना है ईरान के ऊपर, अगर ईरान की रिटेलिएशन एक स्विफ्ट रही और कामयाब और इम्पैक्टफुल रही, तो उस इसराइल के अटैक को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई विंडो ईरान को अच्छी मिल जाएगी अपने आप को प्रिपेयर, ऑर्गेनाइज और रीग्रुप करने की। लेकिन वो सारा कुछ डिपेंडेंट है ईरान की रिटेलिएशन पे और ईरान के अटैक के ऊपर, जिसके बारे में अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि वो डिपेंड करता है, लेकिन डॉक्टर कंदील साहब, जिस रेजिलियंस की बात अमीर अब्बास साहब कर रहे थे, जाहिर है ईरान जो है वो इतने सैंक्शंस के बावजूद जिस तरह की समाजी तरक्की आपको वहाँ पे नज़र आती है, वो मतलब है तो एक अमेजिंग स्टोरी
लेकिन ऑब्वियसली आपने इस ग्लोबल ऑर्डर में अगर सरवाइव करना है, और आज जहाँ पे अभी हमने बिल्कुल ये चंद हफ्ते कबल ये मुजाहिरा देखा है कि आपको जब फौजी कार्रवाई का रद्द अमल करना हो तो फिर आपको एक, जैसे अहमद साहब भी कह रहे हैं कि आपको बड़ी रिटेलिएशन करनी पड़ती है ताकि आप डिटर कर सकें, अगले को रोक सकें। आप किस तरह से देखते हैं ईरान के ऑप्शंस को जो रद्द अमल ईरान दे सकता है? देखिए, जरा जज्बातियत से हट के देखना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की पिछले 46 ईयर से जो पॉलिसी रही है वो बज़ाहिर आइडियोलॉजिकल चीजें उसमें इन्वॉल्व रही हैं, लेकिन ईरान ने हमेशा जज्बातियत से हट के फैसले किए हैं। और उसका फायदा आप ये देखें कि एक तरफ तो इतनी शदीद किस्म की जो सैंक्शंस थी, इसके बावजूद ईरान न सिर्फ ये कि सर्वाइव कर गया बल्कि खित्ते की एक फौजी ताकत बन के सामने आया है। और दूसरी बात यह है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त अगर रेफरेंडम करा के देखें तो इस वक्त एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी इजराइलिज्म अपनी पीक पे है, और ये शायद मुस्लिम दुनिया से ज्यादा जो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर आपको नजर आता है। यानी ये वो ईरान की कामयाबी है कि पूरी दुनिया में एक हेटेड उन्होंने क्रिएट कर दिया। अमेरिका के जो इस्तेमारी अज़ाइम है और ज़ायनिस्ट रजीम की जो एक्सपेंशनिज्म है उसके खिलाफ उन्होंने पूरी दुनिया में एक हेटेड क्रिएट कर दिया है। अब पूरी दुनिया की अवाम तो ईरान के साथ खड़े हैं और अमेरिका के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, सऊदी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमतें बिल्कुल गुलामाना ज़हनियत के साथ आगे बढ़ रही है। वजह उसकी ये है कि ये अक्सर हुकूमतें इलेक्टेड नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, जिसमें हमने अभी चंद महीने, 1-2 महीने पहले देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के विजिट पे गए तो किस तरह गुलामों की तरह अरब हुक्मरान हाथ बांध के उनके सामने खड़े हुए थे। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर देकर उसके मुकाबले में सिर्फ उन्होंने अपनी हुकूमत की सर्वाइवल का उनसे भीख मांगी, और ये हुकूमतें ज़ाहिर ऐसे नहीं बचा करती। मेरा ख्याल है कि ईरान एक तरफ तो स्ट्रेटेजिकली जरूर रिटेलिएट करेगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म उनके जहन में भी प्लानिंग जरूर होगी कि जो आइडियोलॉजिकली जो नेतन्याहू की का पागलपन है या गैर जिम्मेदारी है, वैसे ही अमीर साहब आप इससे एग्री करते हैं कि कोई ऐसी कोई रिटेलिएशन नजर नहीं आई? देखिए, ईरान आइसोलेटेड है, वो अकेला है, वो तन्हा है, और इसराइल के साथ पूरा एक अलायंस है, और रीजन में इस्लामी मुल्क की उनकी डिफेंस लाइन बने वो बने हुए हैं। ठीक है, आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब तो खुल के स्टेटमेंट दे दी ना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनका अपना ट्रुथ सोशल जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, धमकी दी कि अब तुमने कैसा तुम्हें मजा सिखाया हमने, और अगर तुम बाज ना आए तो फिर हमने तुम्हारे लिए कुछ और भी रखा हुआ है। तो उन्होंने बता दिया कि ये जो भी हुआ है ये मेरी कॉन्सेंट से हुआ है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप से क्वेश्चन हुआ व्हाइट हाउस में कि आपने क्यों अपने सफारतकार जो हैं वो वापस बुला रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में जो आपकी बेसिस है वहाँ से हमला क्यों वापस बुला रहे हैं। उन्होंने कहा अभी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो सारा कुछ वो उनके कंसेंसस के साथ हुआ है। तो ईरान के ऊपर ये देखें, वो बुरी तरह से फंस गए हैं इस वक्त। अगर वो जवाब नहीं देते तो भी मसला है। मसला इस तरह होगा कि इसराइल को ये शय मिलेगी कि हमने हमास को ख़त्म किया, मुस्लिम उम्मा बिल्कुल इम्पोर्टेंट ख़त्म, कोई नहीं खड़ा हो सका। हमने हसन नसरुल्लाह बैरूत में जाके बमबारी करके पूरे उस दाइया के इलाके को मलियामेट कर दिया। ये तो मरे हुए लोग हैं, तो खड़े नहीं हो सकते। हमने शाम के अंदर पूरा रजीम चेंज कर दिया, ये तो बिल्कुल ही फारिग उम्मत है, इसने क्या खड़े होना है। सो अगर अब ईरान जो लास्ट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सारा अरब शयूख पूरी शेखडम्स वो तो इनके सामने फ्लैट हो गए हुए हैं। अब अगर एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो भी आगे से खड़ी नहीं होगी तो फिर तो समझे सब बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट, यूं मारेंगे सब कोलैप्स। अब अगर वो अटैक करता है तो मजीद जो है वो अमेरिका ने कह दिया ना कि मैं साथ खड़ा हूंगा। तो अब वो इस वक्त बड़ी एक डॉलड्रम की सिचुएशन। मैं ये बड़ा अहम नुक्ता है कि आपने खित्ते में जो अपनी एक पोजीशनिंग की है ईरान ने सैंक्शंस के बावजूद, जाहिर है अब इस वक्त उस पर भी एक सवाल है, और वो सवाल इसराइल की जारियत की वजह से उठता है, और उन्होंने वो अपने आप को भी, अपनी इस पोजीशन को भी सिक्योर करना है और अपने मकासद को भी और अपने आदाफ को भी। ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आते जी, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ब्रेक पर जाते हुए अमीर साहब कह रहे थे कि ज़ाहिर है अकेला है ईरान और इसराइल के साथ बहुत एक सपोर्ट है, और छोड़ आप देखिए कि खिते के जो इस्लामी मुल्क हैं वो भी उनकी डिफेंस लाइन बने हुए हैं और उनके हाथ पांव बने हुए हैं। तो अमेरिका का जो किरदार है अहमद हसन साहब, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया हमें पेशगी मालूम नहीं था, लेकिन अब सदर ट्रंप ने तो ट्वीट कर दी और बड़ा वाज़े तौर पर लगता है
कि उनके कॉन्सेंट से, उनकी मर्जी से, उनकी सपोर्ट से हुआ ये सारा हमला? देखें, अमेरिका का यही कहना है कि इसराइल ने अमेरिका को नहीं इन्फॉर्म किया, इट्स अ यूनिलेटरल स्ट्राइक। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका धमकियां भी दे रहा है ईरान को। सो सिचुएशन जो है वो फ्लूइड है। आप देख सकते हैं कि देर आपको क्लियर एक मिसकम्युनिकेशन नजर आ रही है। अगर बाय द लुक्स ऑफ इट, अगर उसको सिर्फ सरफेस के ऊपर देखें तो आपको एक क्लियर मिसकम्युनिकेशन नजर आ रही है बिटवीन द इसराइलीज एंड द अमेरिकन। अमेरिका के अंदर एक एंटी वॉर रिटोरिक के साथ एक हुकूमत आई थी डोनाल्ड ट्रंप की, और वो वोट ही उन्होंने इस वजह से, मकबूलियत ही इस वजह से मिली कि वो कह रहा था कि मैं आके जंगें खत्म करवाऊंगा। और अमेरिका इस वक्त वो ताकत नहीं रखता जो अब से 10 साल पहले रखता था। 10 साल पहले अगर इसराइल अटैक करता है इस तरह से ईरान के ऊपर, तो अमेरिका ने कभी भी नहीं कहना था कि यूनिलेटरल अटैक है। सो अभी जो अमेरिका के अंदर भी सिचुएशन है वो फ्लूइड है। अमेरिका के अंदर भी जो सिचुएशन है वो उतनी ज्यादा सॉलिड या पावरफुल नहीं है जितनी वो पहले थी। इसराइल दुनिया की सबसे हेटेड कंट्री है। ममालिक खौफजदा हैं नेतन्याहू से हाथ मिलाते वक्त, इसराइल के साथ खड़े होते हुए। सो ये सारे जो पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। अगर अमेरिका को पता भी था तो अमेरिका उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल और ये सारी जो सिचुएशन है उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं। सो वेट इस वक्त सारे ईरान की रिटेलिएशन का कर रहे हैं। ईरान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं ये फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, जाहिर है वो एकेडेमिया की तरह का सवाल है, लेकिन आपने भी, अमीर अब्बास ने भी और अहमद हसन ने ऑलमोस्ट एक ही बात की कि इस वक्त जो जज्बात हैं पूरी दुनिया में वो अमेरिका के और इजराइल के ख़िलाफ़ हैं। बिलखुसूस गाज़ा की सूरत हाल को देखते हुए तो हमने देखा कि किस तरह की एक मज़ाहमत स्पेशली यूथ में है वेस्ट के तमाम मुल्कों में, और उनको दबाने के लिए हुकूमतें काम भी कर रही हैं। तो इन सेंटिमेंट्स को ज़ाहिर है मटीरियलाइज करना है। अगर हुकूमतें उसमें बेबस हैं, हुकूमतों के हाथ बांधे हुए हैं, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं हो सकता ना दुनिया को या इस खित्ते को या ईरान को इन दैट केस? देखिए, मेरा ख्याल है कि असल में ये जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसी से डर के अमेरिका और इजराइल ये इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि अगर ईरान जैसी आइडियोलॉजिकल स्टेट मजीद सरवाइव करती है और आगे बढ़ती है तो पूरी दुनिया में जो अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म है और जो ज़ायनिस्ट अज़ाइम है उनके खिलाफ ये रुकावट बनेंगे। तो यही वजह कि वो अपने रास्ते में आने वाली इन रुकावटों को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले हसन अल अरबी साहब को एक थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक्सिस की। अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज में बड़ा क्लियरली कहा कि मैंने ईरान को 60 डेज की वार्निंग दी थी और यानी 2 महीने का टाइम दिया हुआ था, और आज उसका 61 डेज हो गए हैं, यानी एक दिन आगे आया है। तो हमने ईरान को सबक सिखा दिया है, और मजीद वो ये कह रहे हैं कि मजीद मैं एक और टाइम दे रहा हूं ईरान को। अगर टाइम के दौरान हमारी शराइत के अंदर हमारे साथ वो मुज़ाकरात मुकम्मल कर लेते हैं और तमाम कंडीशंस मान लेते हैं तो हमें शायद आगे सपोर्ट करें, रोक दें हम जंग को, लेकिन ऐसा ना कि उनको सबक सिखाएंगे। यानी ये वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि जब वो अच्छा ये भी है उसमें डॉक्टर साहब, अगर क्विकली इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दें कि उन्होंने कहा कि अगर नहीं मानेंगे तो जो प्लान्ड हमले हैं वो इससे ज्यादा बुरे हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि प्लानिंग हुई हुई है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इसमें इस वक्त सिर्फ अमेरिका इजराइल को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर खित्ते में यूज कर रहा है, लेकिन जब ईरान की रिटेलिएशन आएगी तो अमेरिका बराह रास्त भी इसमें मुलविस होगा। इस वक्त जो इजराइल ने अटैक किया है, प्रॉब्लम यह है कि पूरा सैटेलाइट नेटवर्क अमेरिका का यूज हुआ है और सारी इंटेलिजेंस जो है शेयरिंग वो अमेरिका की तरफ से हुई है, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है ईरान की कि उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत वीक है, एयरफोर्स तो है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में अमेरिका की मर्जी के बगैर, अमेरिका की मदद के बगैर तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहां पर हमें यह ज़हन में रखना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ईरान की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो इंडिजिनस है, इसका तोड़ ना अमेरिका के पास है ना ज़ायनिस्ट रजीम के पास है। ठीक है अमीर साहब, ये भी कहा जा रहा है, ठीक है डॉक्टर साहब जो आप बात करें अमीर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो कैपेबिलिटीज हैं वो उस तरह से अभी दुनिया को पता भी नहीं है कि ईरान के पास क्या कैपेबिलिटी है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक डेटरेंस मेंटेन कर सकते हैं बगैर किसी बड़ी जवाबी कार्रवाई के भी? नहीं, देखिए आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है। आज आप तो देखें ना, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है
एक टेक्नोलॉजी आती है, फिर उसका काउंटर आता है। यानी आपने मिसाइल बनाया तो फिर उसका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आ गया कि इसको रोकना कैसे है। आपने फाइटर जेट बनाया तो फिर उसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई कि आप इसको छुपाना कैसे है। ये मुमकिन नहीं है आज के दौर में कि आपके पास कोई कुछ ऐसा आपने बचा के रखा हुआ है कि आप वो वक्त आने पर पटारी से निकालेंगे। मुल्कों में ऐसा नहीं होता, कौमों में ऐसा नहीं होता। उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो इसराइल को और अमेरिका को पता है। हाँ, उसका शॉक कितना हो सकता है वो जारी बात है, टेस्ट करने से पता चलता है। लेकिन अमेरिका, ये सिक्योरिटी लैब्स भी एक तरह से, क्योंकि देखें इस्माइल हनिया जिस तरह से उनको टारगेट किया गया तेहरान के अंदर, और अभी भी मोसाद जो है वो अंदर थी और अंदर से उन्होंने अपने प्रोजेक्टाइल्स के जरिए ये हमले किए हैं। तो जी देखिए, सिक्योरिटी लैब्स भी है और इंटेलिजेंस फेलियर भी है। लेकिन जब एक मुल्क सैटेलाइट की तरह आपके ऊपर फोकस करके बैठा है ना कि उसने कहीं ना कहीं से आपको इन्फिल्ट्रेट करना है आप में। आप देखें, रूस तो ईरान से बहुत बड़ी ताकत, ईरान की क्या रूस से मुकाबला है। अभी यूक्रेन ने जो पिछले 4 साल से जंग लड़ रहा है, उस यूक्रेन ने 4000 किलोमीटर अंदर इस रूस के अंदर जाके उसकी एयरबेस पे अटैक करके और 40 उसके जहाज तबाह कर दिए। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? 28 गुना बड़ा है, 28 गुना बड़ा। ठीक है, पर्ल हार्बर पर जो अटैक किया जापान ने, जिसके बाद जंग अजीम 2 शुरू किया, वो अमेरिका का फेलियर नहीं था? बिल्कुल ठीक। क्या 9/11 इंटेलिजेंस फेलियर? तो ये होते रहते हैं। अच्छा, इवन ये अभी जो हमारे यहाँ बहावलपुर से लेके और ड्रोन आए, बिल्कुल ये होता रहता है। चलें जी, एक ब्रेक और ले लेते हैं और उसके बाद जो आखिरी सेगमेंट है उसमें दुनिया का जो किरदार हो सकता है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और आखिर में कुछ बात कर रहे हो बात साहब, अब ये एक तनाज़ा है, ये ख़त्म होने को नहीं आ रहा। कशीदगी बार बार जंग की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, फिर थोड़ा सा कोई ना कोई बीच बिचाव हो जाता है। लेकिन ये मामला हमारे सामने है दिहाइयों से, जैसे ग्रेटर इजराइल का मामला हो जाए या ईरान के ख़िलाफ़ जो सेंटिमेंट है उसकी बात हो जाए, तो ये एक जंग बंदी से तो ख़त्म नहीं होगा। कौन रोल प्ले कर सकता है? देखें, जो P5+1 एग्रीमेंट हो रहा था ओबामा के दौर में, वो एक ऐसा मौका था कि जिसमें हमें लग रहा था कि शायद ब्रेक थ्रू हो सकता है। जहाँ तक ईरान के नज़रिए का ताल्लुक है तो वो तो मर्ग बर इसराइल उनका बड़ा वाज़ेह स्टांस है। वो ईरान, और आपको पता है कि यौमुल कुद्स भी इमाम खुमैनी ने ही मुस्लिम दुनिया में कहा कि हमें हर रमज़ान का आखिरी जो अशरा है उसका जुम्मतुल मुबारक हमें फ़लस्तीनियों के लिए मनाना चाहिए। तो उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है। अब ये तो नहीं हो सकता कि वो स्टांस को क्विट कर दें, वो तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ये उनके आइन का हिस्सा है, तो इससे वो पीछे नहीं हट सकते। हाँ, रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप ट्रेड है, आपके पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे। अच्छा, ईरान जो है वो तो वैसे भी आरियाई नस्ल के लोग हैं, वो तो बड़ी आसानी से यूरोप के साथ इंटरमिंगल कर सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। फुटबॉल में ईरान बहुत आगे है और आपको पता है यूरोप फुटबॉल में बहुत आगे है। जब JCPO हो रहा था तो उस वक्त ईरान और फ्रांस की ट्रेड डील हो गई थी, कार मैन्युफैक्चरिंग की। $400 बिलियन का बहुत बड़ा मुआहदा हो रहा था। वो तो ये ट्रम्प जब 2016 में आया तो इसने उसको सब खत्म कर दिया। तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, नजरिया ईरान का तब्दील नहीं होगा, वो उनका स्टांस है। विदाउट जो फलस्तीन का मसला हल किए बगैर आपको लगता है कि कोई बेहतरी? वो देखिए, वो तो एक मुस्तकिल मसला है, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे मुल्कों की मिसालें लोग देते हैं कि डिस्प्यूट्स भी थे लेकिन उन्होंने आपस में ट्रेड कर ली, आपस में ताल्लुकात बेहतर कर लिए। यूरोप आपके सामने जिंदा मिसाल है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के इन्होंने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोलैंड और जर्मनी जैसे, वो पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, बरतानिया, जर्मनी, मार के एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या किया। आज उनमें कोई बॉर्डर्स ही नहीं है, आज उनके अंदर कोई वीजा नहीं है, ऐसे ही सबका एक ही वीजा है 26 मुल्कों का। सो चीजें बेहतर हो सकती हैं, बट प्रोवाइडेड के इसराइल और अमेरिका, उनके लिए ईरान जो है वो उसका ये जो रजीम है, वो इस्लामिक रजीम, वो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल हो चुका हुआ है। और इस्लामिक रजीम को ईरान के अंदर पजीराई हासिल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, देखे 46 ईयर्स हो चुके हैं, 46 ईयर्स में मुमकिन ही नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल सिस्टम सर्वाइव कर सके। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है डॉक्टर साहब, जो बात की जाती है कि ईरान जाहिर है गजा नहीं है, ईरान को लोग ये भी कहते हैं कि इराक भी नहीं है, क्योंकि जाहिर है साइज में, जोग्राफिया में ईरान की अपनी डायनामिक्स हैं। तो आप अमीर साहब की बात से एग्री करते हैं? और कौन रोल प्ले कर सकता है कि ये कशीदगी टल जाए और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस भी हटें, क्योंकि वो तो बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम तो तवानाई पैदा करने के लिए अपना जो एटमी प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाते हैं, हमने एटमी हथियार नहीं बनाने।
देखिए, मेरा ख्याल है कि जो लिबरल ऑर्डर दुनिया में बनाया गया था वो दुनिया में अमन पैदा बनाने के लिए, अमन लाने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम था। इसमें यूनाइटेड नेशन और जो आलमी इदारे थे, अगर वो अपना वही किरदार अदा करते जो इनके लिए डिफाइन किया गया था, तो आज भी अमन आ सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये आलमी इदारे जो हैं वो अपनी हैसियत खो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन जो है वो अमेरिका की एक लॉन्डी बन चुकी है। इसी तरह जो IAEA जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस कॉन्फ्लिक्ट में, आप ये देखें कि राफेल ग्रोसी जो IAEA के हेड हैं, उनके बारे में ईरान ने कहा कि जो उनके पास अभी एक हफ्ता पहले मोसाद की खुफिया दस्तावेजात इनके हाथ लगी हैं, उनसे साबित हो गया है कि इन्होंने बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन जो राफेल ग्रोसी के साथ शेयर की थी अपने साइंसदान जो थे एटॉमिक, उनके बारे में या एटॉमिक साइट्स के बारे में, आज वो इस्तेमाल हुई इंफॉर्मेशन उन्होंने मोसाद के साथ शेयर की। और ये शेयर करने के नतीजे में वही लोग हिट हुए हैं, उन्हीं लोगों को शहीद किया गया है। यानी ये इदारे इस वक्त अमेरिका और सऊदी हुकूमत अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह थी कि ईरान इनके बारे में मशकूक रहता है। मेरा ख्याल ये कि इसके बाद आलमी इदारे तो अपनी हैसियत खो चुके हैं। अब दुनिया में हमें रेवोल्यूशनरी चेंजेस नजर आएंगी, क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि जो ग्रेटर इसराइल का प्लान था, जब इसराइल ने पहला ही कदम लेबनान की तरफ रखा तो जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह ने उसके पांव काट के रख दिए। फिर दुनिया के किसी और मुल्क की तरफ वो आगे बढ़ नहीं सका। तो आपको लगता है कि मज़ाहमत को दूर कर, हाँ, आपको लगता है मज़ाहमत शायद रास्ता रोक सकती है? अहमद हसन साहब, जो इस्लामी दुनिया का रोल हो सकता है इस कशीदगी को कम करने में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, आवाज तो उठानी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये हार्ड पॉलिटिक्स है। इसको जियोपॉलिटिक्स, नियो रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिटिक्स है। इस पे हर मुल्क वेट कर रहा है ईरान के रिस्पांस का। आप सिर्फ वो वेट कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से रिजॉल्व क्या होगा, रिटेलिएशन क्या होगी, ईरान किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उस हिसाब से जो बाकी ममालिक हैं वो अपनी पॉलिसी डिजाइन करेंगे। बाकी आवाज जहां तक उठाने की बात है, OIC है, UNO है, हर जगह के ऊपर आवाज तो उठानी चाहिए और आवाज उठना भी शुरू हो गई है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे वो ईरान के जो एक्शंस हैं वो डिसाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी अहमद हसन अरबी साहब, अमीर अब्बास, कंदील अब्बास की आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही। आपको GTV इस मामले में मजीद अपडेट से आगाह करता रहेगा। देखते रहिए GTV, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।